हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं जो 18 जून का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम पेपर लीक होने की वजह से वो एग्ज़ाम कैंसल हो गया था, उसी क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। और मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन से मतलब है, हमें क्वेश्चन में जो आया है टॉपिक जो उससे सीखने को मिल रहा है, हमें उससे मतलब है, चाहे वो एग्ज़ाम कैंसल हो या ना हो, व्हाटएवर जो भी हो। तो इससे पहले आप देखे होंगे, आप वीडियो देख रहे होंगे, इससे पहले हम 80 क्वेश्चंस पे हम बात कर चुके हैं, है ना? हमने 80 क्वेश्चंस पे बात कर चुके हैं और आपको वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में जाएँगे तो मिल जाएगा। आपको 16 वीडियो इस एक क्वेश्चंस का यानी 18 जून का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ जा कर के आप क्वेश्चंस को देखें चीज़ों को नोट्स करें और सीखें, ठीक है ना? अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81 हमने क्वेश्चन 80 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 81 हम बात करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, उस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, उस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है? आप जानते हैं, आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया होगा और आपको पता होगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं और क्या-क्या नहीं हो सकते हैं। यू नो वेरी वेल। लेकिन यहां देखते हैं क्वेश्चंस में, पहला है कि मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप जानते हैं बिल्कुल कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं। आप ये अच्छे तरीके जानते हैं। इसीलिए ये तो होगा मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट, ये तो कैरेक्टरिस्टिक होगा, यानी ए यहां भी है, ए यहां भी है। और देखिए ए इसमें भी नहीं है और ए इसमें भी नहीं है, इसलिए आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस को जल्दी डील कर सकते हैं। तो मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए यहां जो देखिए 3 में और 4 में ए नहीं है, इसलिए ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व। आइए उसके बाद बात करता है कि इंक्लूजन ऑफ टेस्टिंग वेरिएबल, यानी टेस्टिंग वेरिएबल को इंक्लूड करना। खैर ठीक है, देखते हैं। अच्छा, कंट्रोल ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल, बिल्कुल हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो इंटरवेनिंग वेरिएबल है, जो इंटरवेनिंग या एक्सट्रान्युअस वेरिएबल जो है उसको कंट्रोल करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात हम ऐसा करते हैं, आप जानते हैं इस बात को, हम करते हैं। तो सी नंबर इसका आंसर, यानी सी यहां भी है और सी यहां भी है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, ट्रीटिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रीट नहीं किया जाता है। डिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रीटमेंट करते हैं, उसका जो असर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रीट नहीं किया जाता है, ये कैंसिल, डी कैंसिल हो जाएगा। तो डी कैंसिल, ये खत्म। अच्छा, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन, अक्सर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट करते हैं, यानी कि वेरिएबल को मैनिपुलेट करने से पहले एक प्री टेस्ट करते हैं और वेरिएबल को मैनिपुलेट करने के बाद पोस्ट टेस्ट करते हैं ताकि उसके इफेक्ट को देख सकें, इसलिए हम ये करते हैं। तो आपका ए है, सी है और ई है। और इंक्लूजन ऑफ टेस्टिंग वेरिएबल, इसको इंक्लूड करना ये नहीं होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, सी और ई, इसलिए आपका आंसर होगा फर्स्ट नंबर, ए, सी और ई। समझे ना? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, आपको पता है। इंटरवेनिंग वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं, ये भी पता है। और प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। आइए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, आपको पता है अच्छे तरीके से। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में द रिसर्चर, जो रिसर्चर होते हैं, एक्टिवली मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्टिवली मैनिपुलेट करते हैं टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? ताकि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, इसको ऑब्जर्व करने के लिए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर मैनिपुलेशन करता है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है ताकि इसका असर जो है
जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर हो रहा है उसको वो ऑब्जर्व करता है। दिस मैनिपुलेशन इज द कोर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो मैनिपुलेशन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन जो है, ये एक्सपेरिमेंट का कोर है, एक केंद्र हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड हेल्प, और इससे मदद मिलता है एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और इससे ये वेरिएबल को मैनिपुलेट करके हमको ये हेल्प मिलता है कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करें, देख सके कि क्या कॉज और क्या इफेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान। ठीक है ना? तो इसलिए हम ये काम करते हैं, ये पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल। ये बात समझिए, जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं तो उसका असर डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम देखते हैं। ठीक है ना? तो हम ये देखते हैं कि क्या कोई ऐसा भी वेरिएबल्स है जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर अपना असर डाल रहा है, अपना इफेक्ट डाल रहा है, और उसे कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल, और उसी इंटरवेनिंग वेरिएबल को कंट्रोल किया जाता है। अब वो जो इंटरवेनिंग वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आवाज, साउंड, वो हो सकता है इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वहां का वो हो सकता है। तो हम इन तमाम चीजों को देखते हैं कि क्या ये चीजें डिपेंडेंट वेरिएबल पर अपना असर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे तो वो तो उसका असर तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर होगा ही होगा, लेकिन साथ में हम ये भी देखते हैं कि क्या कोई इंटरवेनिंग वेरिएबल है जिसका असर डिपेंडेंट वेरिएबल पर हो रहा है। अगर हमें यह पता चलता है तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर कंट्रोल ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल को कंट्रोल किया जाता है। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? तो कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेन्यूअस और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, हम इस पे बात करेंगे। जब वेरिएबल्स हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट में, टॉपिक में, तब हम वहां वेरिएबल्स में बात करेंगे, तब आपको बात अच्छे से समझ में आएगा। तो कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेन्यूअस एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स इज क्रिटिकल। ये जो कंट्रोल करना है बहुत क्रिटिकल होता है। टू इंश्योर दैट, इसलिए हम कंट्रोल करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए करते हैं दैट कि एनी ऑब्जर्व्ड इफेक्ट, क्या कोई ऑब्जर्व इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो चीजें हो रहा है उसमें जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा चीज है इज स्लोली ड्यू टू द मैनिपुलेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड नॉट ड्यू टू आउटसाइड फैक्टर्स। मतलब हम जो एक्सटर्नस वेरिएबल या इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हैं उसको कंट्रोल करना थोड़ा क्रिटिकल है, और हम इसलिए इंश्योर करते हैं, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो चीज का असर हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने के बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो असर हुआ, क्या उसके अलावा कोई आउटसाइडर फैक्टर्स है जिसका असर डिपेंडेंट वेरिएबल पर हो रहा है। इसी को ऑब्जर्व करने के लिए हम ये सारा काम करते हैं, उसी को ऑब्जर्व करते हैं। और यही ऑब्जर्व करना जो है, ये पता लगता है कि हाँ कोई ऐसा इंटरवेनिंग वेरिएबल है जिसका असर डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रहा है, और उसी को फिर जब हमको पता चल जाता है तब हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं या कंट्रोल करते हैं। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना? उसके बाद है प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन। प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन इन मेनी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कई सारे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ये देखा गया है कि प्री टेस्ट इज कंडक्टेड डू टू मेजर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स बिफोर द मैनिपुलेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी कि जो प्री टेस्ट होता है कई सारे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, ये ऐसा किया जाता है, प्री टेस्ट किया जाता है। ये प्री टेस्ट क्या होता है? जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने से पहले, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से पहले, मैनिपुलेट करने से पहले, बिफोर करने से पहले हम एक प्री टेस्ट करते हैं। क्यों? डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करने के लिए। समझे कि नहीं समझे आप? तो इन मेनी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कई सारे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में प्री टेस्ट इज कंडक्टेड, प्री टेस्ट किया जाता है टू मेजर डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करने के लिए बिफोर द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन से पहले हम एक प्री टेस्ट करते हैं ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर कर सके। जब हम ये कर लेते हैं एंड ए पोस्ट टेस्ट इज कंडक्टेड, उसके बाद फिर पोस्ट टेस्ट किया जाता है आफ्टर मैनिपुलेशन टू सी एनी चेंज हैज अकर्ड,
और फिर जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर लेते हैं और उसका असर डिपेंडेंट वेरिएबल पर हो जाता है, तो उसके बाद फिर हम एक पोस्ट टेस्ट करते हैं और इस चीज को ये कंडक्ट करते हैं, इसीलिए ये देखने के लिए सी कि क्या कोई चेंजेज आया है, देखने को मिला है डिपेंडेंट वेरिएबल में, इसलिए हम फिर पोस्ट टेस्ट करते हैं। दिस हेल्प इन ए कंपेयरिंग द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, और इससे हमें मदद मिलता है जो ट्रीटमेंट हम किए हैं, जो मैनिपुलेशंस किए हैं, उसके असर को कंपेयर करने में हमको हेल्प मिलता है। तो प्री टेस्ट हम कब करते हैं? प्री टेस्ट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने से पहले, और जब फिर मैनिपुलेट कर लेते हैं और उसका असर डिपेंडेंट वेरिएबल पर हो जाता है, उसके बाद हम फिर पोस्ट टेस्ट करते हैं और इसे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मैनिपुलेशन के बाद डिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई चेंजेस आया है कि नहीं आया है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जहां प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट किया जाता है। क्लियर ना? तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी कि मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट, कंट्रोल ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, राइट, एंड प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन, राइट, ये हो जाएगा। और ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, which of the following is not, which of the following is not a step in Fiedler's contingency model? अभी पिछले वीडियो में आप जाएंगे, पिछले क्वेश्चंस में, तो हमने फिडलर के कंटीजेंसी मॉडल्स के बारे में बात किया था, बहुत कम बात किया था, लेकिन वहां हमने बात किया था। वहां हमने क्या बात किया था, वो याद होगा कि फिडलर्स के कंटीजेंसी मॉडल्स जो है वो ये बताता है कि जो लीडरशिप के स्टाइल है, लीडरशिप का स्टाइल जो है, जो ग्रुप है, ग्रुप के इफेक्टिवनेस पे डिपेंड करता है। जैसा लीडरशिप का स्टाइल होगा वो उसका असर ग्रुप के इफेक्टिवनेस पे देखने को मिलेगा, ये कहता है फिडलर्स के कंटीजेंसी मॉडल्स। यानी कि एक लीडर्स का जो स्टाइल होगा, कई तरह के स्टाइल्स हैं, फिडलर्स ने कई तरह के स्टाइल्स के बारे में बात किया है। जब हम फिडलर्स के कंटीजेंसी मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो हम डिटेल्स इसका डिस्कस करेंगे, लेकिन फिडलर्स ने जो मॉडल्स, जो स्टाइल्स के बारे में बात किया है, उसमें उसने कहा है कि जो लीडर्स का जो स्टाइल होगा उसका असर जो है देखने को मिलेगा ग्रुप के इफेक्टिवनेस पर, ठीक है ना? तो वहां हमने बात किया था इसके बारे में। तो बीच ऑफ दी कौन सा स्टेप नहीं है फिडलर्स के कंटीजेंसी मॉडल का ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का कौन सा स्टेप नहीं है? अच्छा, बिकम एन ऑथोरिटेटिव लीडर। देखिए, ऑथोरिटेटिव लीडर्स के बारे में कभी भी फिडलर्स के कंटीजेंसी मॉडल्स के बारे में उसमें जिक्र नहीं है। अगर आप उसके अगर अगर आपने कभी पढ़ा है, अगर थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा है, तो आपको ये समझ में आया होगा और आपने ये आप समझे होंगे कि कभी भी फिडलर्स जो है वो ऑथोरिटेटिव लीडरशिप की बात नहीं करता है, ये इसके स्टेप्स नहीं है, कभी नहीं बात करता है। हाँ, वो बात करता है आइडेंटिफाई लीडरशिप, आइडेंटिफाई लीडरशिप की बात करता है। वो बात करता है एसेस द सिचुएशन, सिचुएशंस को एसेस करना, सिचुएशंस के हिसाब से लीडरशिप का स्टाइल तय होना, ये बात करता है। फिर कहता है कि सिलेक्ट बेस्ट लीडरशिप मॉडल, वो कहता है कि जो लीडरशिप मॉडल्स है उसमें से हमें बेस्ट लीडरशिप मॉडल सेलेक्ट करना है, ये भी वो बात कहता है। वो बात ऑथोरिटेटिव मॉडल्स की, लीडर्स की बात वो नहीं करता, ये बात आप समझिएगा, ये नहीं होगा इसका आंसर, नॉट स्टेप्स का स्टेप नहीं। आइए इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से कि इन फिडलर्स कंटीजेंसी मॉडल, फिडलर्स के कंटीजेंसी मॉडल्स में, मॉडल ऑफ लीडरशिप में, द फोकस, जो फोकस है, जो फिडलर्स का जो कंटीजेंसी मॉडल्स ऑफ लीडरशिप का है, लीडरशिप है, उस पे फिडलर्स जो है फोकस करता है, किस बात में जोर देता है? इज ऑन एसेसिंग, एसेस करना द लीडरशिप स्टाइल एंड डिटरमाइंड हाउ वेल इट फिट्स द सिचुएशन। वो बात करता है लीडरशिप स्टाइल को एसेस करने का और बात करता है एंड डिटरमाइन करने का, ये तय करने का कि हाउ वेल फिट द सिचुएशन, वो कौन सा स्टाइल किस सिचुएशंस पे फिट बैठेगा, इस बात को एसेस करने पर वो जोर देता है। इस बात पर एसेस करने पर, जांच करने पर, ध्यान देने पर, फोकस देने पर जोर देता है कि लीडरशिप का कौन सा स्टाइल ये डिटरमाइंड करता है, ये तय करता है कि हाउ वेल, वो किस तरह से इट फिट्स द सिचुएशन, एक सिचुएशन पे फिट बैठेगा। इस बात को एसेस करने पर फिडलर्स के कंटीजेंसी मॉडल्स ऑफ लीडरशिप जो है वो जोर देता है।
द स्टेप इंक्लूड, जो इसमें स्टेप्स है, पहला बात आप समझ गए ना, लीडर्स उसका जो मेन थीम क्या है। उसके बाद क्या है, द स्टेप्स इंक्लूड, इसमें जो स्टेप्स है वो है, पहला आइडेंटिफाइंग लीडरशिप, लीडरशिप को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाइंग लीडरशिप स्टाइल को आइडेंटिफाई करना। उसने बात किया था टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड, अब जाएंगे उसके बारे में तो समझ में आएगा। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग लीडरशिप स्टाइल। दूसरा क्या, एसेस द सिचुएशन, एसेस द सिचुएशन, सिचुएशन को एसेस करना, जांचना, बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर पर, कौन, लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजीशन पावर। अब जब पढ़े होंगे तब आपको समझ में आ गया होगा। एंड डिटरमाइंड इफ इट द लीडरशिप स्टाइल फिट द सिचुएशन, और इस बात पे वो जोर देता है कि क्या लीडरशिप स्टाइल जो है वो सिचुएशन पे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो ये है फिडलर्स के कंटीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप, जिसमें वो स्टेप्स की बात किया, आइडेंटिफाइंग लीडरशिप स्टाइल, और एसेस द सिचुएशन, एंड एंड द डिटरमाइन इट लीडरशिप स्टाइल फिट द सिचुएशन। ओके, तो इस तरह से यहां देखेंगे तो ये आंसर सिचुएशन की, एसेस द सिचुएशन ये आया, आइडेंटिफाइंग लीडरशिप स्टाइल ये आया, और बेस लीडरशिप मॉडल्स, अच्छे लीडरशिप मॉडल को सिलेक्ट करना ये आया, ये नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, फिडलर्स मॉडल डज नॉट एडवोकेट, वो कभी एडवोकेट नहीं करता है, कभी भी वकालत नहीं करता है, किस चीज का, बिकम एन ऑथोरिटेटिव लीडर, लीडर यानी ऑथोरिटेटिव लीडर बनना, इस बात की कभी वो वकालत नहीं करता है, और एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ लीडर, और किसी भी खास तरह के लीडर की वो बात नहीं करता है, जो बात किया गया वो आपके सामने में है। इंस्टेड, इसके बदले इट सजेस्ट, वो कहता है दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडर डिपेंड ऑन द मैच बिटवीन देयर स्टाइल एंड कॉन्टेक्स्ट, जो लीडरशिप का जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करता है उसके स्टाइल पर, उसके कॉन्टेक्स्ट पर, जो मैंने आपसे पहले कहा। तो ये जो है फिडलर्स के कॉन्टिजेंसी मॉडल्स हैं, इस बात को आप दिमाग में रखेंगे तो फिडलर्स के कॉन्टिजेंसी मॉडल्स ऑफ लीडरशिप की कुछ बातें आपके ध्यान में आ गई होगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉट स्टेप, ये स्टेप नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये है, ये है और ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन, ए क्रिटिकल पेडागोजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्क्स ऑफ, जो क्रिटिकल पेडागोजी है ये किसके काम से ओरिजिनेट हुआ है। अब जानते हैं कि ये पॉलो फ्रेरी का है, आपको अच्छे से पता है। पॉलो फ्रेरी ने अपने जो सेमिनल वर्क जो है ओपरेस्ट नाम कर, उसमें उसने क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में बात किया है, ठीक है ना। आइए इसको समझ लेते हैं। तो क्रिटिकल पेडागोजी ओरिजिनेटेड प्राइमरली फ्रॉम द वर्क्स ऑफ पाउलो फ्रेरी, जो पाउलो फ्रेरी के जो वर्क थे उसी वर्क से खास तौर से क्रिटिकल पेडागोजी जो है वो ओरिजिनेट हुआ। ए ब्राजीलियन एजुकेटर्स एंड फिलोसफर, ये जो पाउलो फ्रेरी थे ये एक ब्राजीलियन एजुकेटर थे और खास साथ साथ फिलोसफर थे। हिज सेमिनल वर्क बुक, उनकी जो सेमिनल बुक है जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस्ट, 1968 में लिखा था उन्होंने, पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस्ट 1968 में उन्होंने लिखा था, इज ए फंडामेंटल टेक्स्ट इन द फील्ड, एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही बेहतरीन टेक्स्ट है, किताब है इस फील्ड में, क्रिटिकल पेडागोजी के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में। फ्रेडी आइडियाज, फ्रेडी का जो आइडियाज था, फ्रेडी आइडिया एम्फेसाइज, वो जोर देती थी द नीड फॉर एजुकेशन टू बी ए टूल फॉर एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन, पार्टिकुलरली फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। वो कहते थे, उनकी जो आइडिया था, उनका जो आदर्श था, वो इस बात पे जोर देते थे कि जो एजुकेशन की जो नीड्स है वो एक टूल है जिसे हम इंपावर कर सकते हैं, इंपावरमेंट कर सकते हैं लिबरेशन को, और खास तौर से उन ग्रुप को जो मार्जिनलाइज्ड है, जो ग्रुप हाशिए पर है, जो पीछे रह गए ग्रुप, उस ग्रुप को हम इंपावर कर सकते हैं, उसको लिबरेट कर सकते हैं। ही एडवोकेट, वो बात करते हैं फॉर ए पार्टिसिपेटरी एंड डायलॉग अप्रोच, ये बात याद रखिएगा, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ये डायलॉग अप्रोच किसका है, तो पार्टिसिपेटरी एंड डायलॉग अप्रोच पे वो जोर देते हैं, वो एडवोकेट करते हैं कि पार्टिसिपेटरी एंड डायलॉग अप्रोच टू टीचिंग दैट चैलेंजेस ट्रेडिशनल हायरार्की, वो जो ट्रेडिशनल हायरार्की है उस हायरार्की को चैलेंज करते हैं, उसका विरोध करते हैं। इन एजुकेशन एंड प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं वो। तो बात समझे ना कि वो कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो एक टूल है,
जिसका इस्तेमाल करके हम जो मार्जिनलाइज ग्रुप में जो लोग हैं उसको हम लिबरेट कर सकते हैं, उसको एम्पावर कर सकते हैं। खास और साथ ही साथ हमको पार्टिसिपेटरी और डायलॉग अप्रोच का इस्तेमाल करना चाहिए टीचिंग में। और ट्रेडिशनल जो हायरार्की है, जो पारंपरिक जो एक हायरार्की आ रही है, उसको वो चैलेंज, उसका वो विरोध करते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग को वो प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा पाउलो फ्रेरी, क्रिटिकल पेडागोजी जो है पाउलो फ्रेरी का है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कंडक्टिंग ए क्लास टेस्ट। आप एक क्लास टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो कौन से स्टेप्स होंगे उसके? जब आप एक क्लास टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो कौन कौन से स्टेप्स का आप इस्तेमाल करेंगे? सिलेक्टिंग द टेस्ट, क्या पहले आप टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे? ठीक। अच्छा, इवेलुएट, अच्छा, डिसाइडिंग टाइप ऑफ टेस्ट, क्या आप डिसाइड उसके बाद डिसाइड करेंगे कि टेस्ट कौन सा टाइप होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए, एसे टाइप होना चाहिए, कौन सा टाइप टेस्ट का कौन सा टाइप होना चाहिए? अच्छा, इवेलुएशन, क्या इवेलुएशन करेंगे? क्या सिलेक्टिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव? क्या एडमिनिस्टर्ड द टेस्ट, टेस्ट को एडमिनिस्टर्ड करेंगे, टेस्ट को लागू करेंगे? क्या हम पहला स्टेप क्या होगा उसका? देखिए उसका पहला स्टेप जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव्स को तय करना। फर्स्ट स्टेप द ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसको तय करना होगा। और जब हम ऑब्जेक्टिव को, गोल को तय कर लेंगे तब हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा टेस्ट कौन सा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस होना चाहिए, या कौन सा होना चाहिए। इसे कहते हैं डिसाइडिंग टाइप ऑफ टेस्ट। तो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ये, फर्स्ट ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, एंड सेकेंड डिसाइडिंग टाइप ऑफ टेस्ट। तो पहला डी, दूसरा बी, तो डी और बी यहां है, बाकी ये खत्म और ये भी खत्म, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम जब टाइप ऑफ टेस्ट डिसाइड कर लेंगे तब हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट द टेस्ट। तब जब हम डिसाइड कर लिए कि कौन सा हमारा टाइप होना चाहिए, तब उसमें से हम एक टेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। थर्ड नंबर, जब हम सिलेक्ट कर लिए तब हम क्या करेंगे, तब उसको एडमिनिस्टर्ड करेंगे। एडमिनिस्टर मतलब लागू करेंगे बच्चे पर, और तब जब हो जाएगा तब उसको एवेल्युएट करेंगे। जब टेस्ट हम एडमिनिस्टर्ड कर देंगे तब उसको हम एवेल्युएट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? आइए इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। पहला है सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, क्लास टेस्ट स्टेप्स, ऑर्डर, ठीक है ना, करेक्ट ऑर्डर। डिफाइन, इसमें क्या करें, डिफाइन व्हाट यू वांट टू मेजर। जो सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में जो है उसमें हम ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट यू वांट टू मेजर, कि आप क्या मेजर करना चाहते हैं, एंड व्हाट स्टूडेंट्स शुड नो और बी एबल टू डू, यानी क्या आप मेजर करना चाहते हैं और व्हाट स्टूडेंट्स शुड नो और बी एबल टू डू, कि स्टूडेंट्स क्या जानता है और उसको क्या हमको देना है। तो ये डिफाइन करने के लिए पहला स्टेप होगा। नेक्स्ट हो जाएगा जब हम ये डिफाइन कर लेंगे, जब हम समझ लेंगे कि हमको क्या मेजर करना है, स्टूडेंट्स क्या जानता है क्या नहीं जानता है, व्हाटएवर, पूरा हम एक एनालिसिस कर लेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा टेस्ट टाइप मतलब करना है। तब हम डिटरमाइन करेंगे द टेस्ट फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस होना चाहिए, एसे होना चाहिए, या ओपन बुक टेस्ट होना चाहिए, कौन सा टेस्ट होना चाहिए। और जब हम ये डिसाइड कर लेंगे तब हम सिलेक्ट द टेस्ट, अब हम टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। चूज ए टेस्ट दैट अलाइंस विद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, अब हम उस टेस्ट को चूज कर लेंगे जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हो, अलाइन हो, जुड़ा हो, ठीक है। उसके बाद जब हम कर लिए, अब टेस्ट हमारे पास आ गया, अब उसको एडमिनिस्टर्ड करेंगे, एडमिनिस्टर्ड द टेस्ट, यानी गिव द टेस्ट टू स्टूडेंट्स, यानी आप स्टूडेंट्स पे एडमिनिस्टर्ड करेंगे। इंश्योरिंग ए फेयर एंड सिक्योर इन्वायरमेंट, ये तय करेंगे कि एकदम टेस्ट जो हो, बच्चा जो एग्जाम दे, टेस्ट दे, वो बिल्कुल फेयर हो और जो इन्वायरमेंट हो बिल्कुल सिक्योर हो, ठीक है ना। उसके बाद जब बच्चा एग्जाम दे दिया, टेस्ट दे दिया, हो गया क्लियर, तब उसको एवेल्युएट करेंगे, एवेल्युएट द टेस्ट, रिव्यू द टेस्ट इफेक्टिवनेस। अब एवेल्युएट करेंगे तो देखेंगे कि टेस्ट का जो इफेक्टिवनेस है उसकी रिव्यू करेंगे, क्या टेस्ट कितना असरदार रहा। इन मेजरिंग स्टूडेंट्स लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स की लर्निंग को मेजर करेंगे और उसके अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे, और इससे ये तय करेंगे कि टेस्ट की इफेक्टिवनेस जो है वो उसे तय करेंगे। तो ये स्टेप्स हैं, पहला ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट डिसाइड टाइप ऑफ टेस्ट,
उसके बाद सिलेक्ट करेंगे टेस्ट को, फिर उसको एडमिनिस्टर्ड करेंगे, तब उसको इवेलुएट करेंगे। तो ये हो जाए आपका आंसर नंबर थर्ड। इस मस्ट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तय करेंगे, डिफाइन करेंगे कि बच्चे को क्या मेजर करना है, तब देखेंगे कि कौन सा टेस्ट हमको इस्तेमाल करना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वटेवर जो भी हो। उसके बाद हम टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको बच्चे पर एडमिनिस्टर्ड करेंगे, तब फिर हम उसको इवेलुएट करेंगे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 85। अब बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जानते हैं क्वेश्चन कितना इजी है। कहता है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, कहता है कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग एक लिस्ट 1, और आप जानते हैं कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग जो है वो एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग का एग्जांपल है। आपने कई मर्तबा इसको पढ़ा होगा, इसलिए फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। सिस्टमेटिक सैंपलिंग जो है वो एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग का एग्जांपल है, और आपने इसको कई बार पढ़ा होगा। तो आपको पता चलेगा कि एक का तीसरा है तो ये खत्म हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसके बाद आइए क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर, अब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लस्टर सैंपलिंग को। जब क्लस्टर सैंपलिंग हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब एक बहुत बड़ा वाइडली एक बिखरा हुआ एक पॉपुलेशन हो और उसको क्लस्टर में हम ग्रुप में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। एक लार्ज बहुत ही वाइडली पॉपुलेशन हो, उसको क्लस्टर में हम डिवाइड कर देते हैं, उसे कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। इसलिए इसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इसका फर्स्ट नंबर बी का फर्स्ट। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये फर्स्ट। अच्छा क्वाटा सैंपलिंग, आप जानते हैं कि क्वाटा सैंपलिंग जो है एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। आपको पता है ना, सैंपल दो तरह के होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी एक नॉन प्रोबेबिलिटी। हम उस पर बात करेंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो उस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्वाटा सैंपलिंग जो है वो एक नॉन प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है। क्लियर, इसका 4 है। उसके बाद स्नोबॉल सैंपलिंग, इन्फॉर्मेंट्स, इन्फॉर्मेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेंट्स। यानी आप जानते हैं कि स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है, कि एक इंसान जो है किसी इंसान से मिल करके किसी इंसान के बारे में पूछता है, इन्फॉर्मेंट्स उसे कहते हैं। इन्फॉर्मेशन लेता है, किसी से मिल करके उससे इन्फॉर्मेशन लेता है, किसी से मिल करके उससे इन्फॉर्मेशन लेता है, किसी से मिल करके उससे इन्फॉर्मेशन लेता है। इसे कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। यानी कि स्नोबॉल, स्नो मतलब बर्फ, बॉल मतलब बॉल। स्नो मतलब, स्नोबॉल क्या होता है, गोल होता है, गोल बर्फ, बर्फ बर्फ जो है वो नीचे पिघलता हुआ नीचे जाता है नीचे। तो यानी कि मतलब क्या कि इंसान जो है उसी बर्फ के गोला के तरह लोगों के आस पास पास जाकर के डेटा इकट्ठा करता है, तो उसे कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। ये मेथड जो है वो स्नोबॉल सैंपलिंग है। इसमें इन्फॉर्मेंट्स होगा इसका आंसर, या पार्टिसिपेंट, इसको इन्फॉर्मेंट्स भी कह सकता है या पार्टिसिपेंट भी आप लिख सकते थे, पार्टिसिपेंट्स भी लिख सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर। क्लियर, आइए इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से कि सिस्टेमेटिक सैंपलिंग। सिस्टेमेटिक, अब जानते हैं सिस्टेमेटिक सैंपलिंग क्या होता है। सिस्टेमेटिक सैंपलिंग इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग सैंपल्स बेस्ड ऑन ए फिक्स्ड इंटरवल्स और सिस्टम। सिस्टेमेटिक सैंपलिंग में जो हम सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, एक फिक्स्ड इंटरवल या सिस्टम पर। यानी कि हम ये तय करते हैं कि हर 10th आइटम, यानी कि एक एक दो वटेवर जो भी है 10 वटेवर जो भी है 20, हम ये तय करते हैं कि हर 10वें लोग को सिलेक्ट करना है, 10th आइटम हर 10वें लोग को सिलेक्ट करना है। तो ये है सिस्टेमेटिक सैंपलिंग विच इज सिमिलर टू सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग के जैसा है। तो इसका आंसर ये आप समझ गए। क्लस्टर सैंपलिंग, cluster sampling involves dividing a large population into smaller cluster। नहीं, जो जब जब कोई लार्ज पॉपुलेशन हो, बहुत बड़ा पॉपुलेशन हो, उस पॉपुलेशंस को डिवाइड कर दिया जाता है एक छोटे छोटे क्लस्टर्स में, छोटे छोटे ग्रुप में। एंड सेलेक्ट ए व्यू क्लस्टर्स टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, और कुछ क्लस्टर को सेलेक्ट कर लिया जाता है, कुछ क्लस्टर को सेलेक्ट कर लिया जाता है ताकि वो, और वो क्लस्टर जो सेलेक्ट करते हैं वो रिप्रेजेंट करता है पूरे के पूरे पॉपुलेशन पर, पूरे पॉपुलेशन पर वो रिप्रेजेंट करता है, पूरे पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करता है। इसे कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। समझ ना कि बहुत बड़ा अगर पॉपुलेशन है, जो बहुत लार्जली पॉपुलेशन है, जब इतना बड़ा पॉपुलेशन हो तो सैंपल इकट्ठा करना मुश्किल होता है। तो वहां क्या करते हैं कि पूरे पॉपुलेशंस को कई ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, क्लस्टर में, स्मॉल स्मॉल क्लस्टर में डिवाइड कर देते हैं, और कुछ क्लस्टर्स को उसमें सैंपल के तौर पर ले लेते हैं, और वो क्लस्टर जो है पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है। उसके बाद कोटा सैंपलिंग।
quota sampling involves selecting samples based on a specific characteristic or quotas। यानी quota sampling जो है उसमें जो सैंपलिंग सेलेक्ट करने का जो मेथड है वो इस बेस पे किया जाता है कि कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक या कुछ खास कोटा के बेस पर हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं कोटा सैंपलिंग। which is a type of non probability stratified sampling। ये non probability stratified sampling का एग्जांपल है। non probability sampling में कई सारे मेथड्स, कई सारे सैंपलिंग हैं, मेथड्स हैं, उसमें एक है कोटा सैंपलिंग। अब कोटा सैंपलिंग जो है उसका सिलेक्शन जो उसमें जो करते हैं, सैंपल का सिलेक्शन जो करते हैं, तो जो ग्रुप है उसमें किसी खास कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और स्नोबॉल सैंपलिंग, तो स्नोबॉल सैंपलिंग्स इन्वॉल्व सिलेक्टिंग सैंपल्स थ्रू रेफरल्स और रिकमेंडेशंस फ्रॉम इनिशियल रिफॉर्मेंट्स और पार्टिसिपेंट्स। समझ गए होंगे आप कि स्नोबॉल सैंपलिंग जो है इसमें जो सिलेक्टिंग सैंपल को जो सिलेक्ट करते हैं वो थ्रू किसके बेस पर, रेफरल या रिकमेंडेशन। यानी एक से मिले उसने रिकमेंडेड कर दिया कि आप यहां चले जाओ, इससे मिले इसने रिकमेंडेड कर दिया कि आप यहां चले जाओ, इससे मिले इसने कह दिया कि आप यहां चले जाओ। इससे जो इस तरह से जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट हम पहुंचते हैं अपनी जगह पर, गोल पर, इसे कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। इसीलिए लिखा हुआ है कि सिलेक्टिंग सैंपल्स थ्रू रेफरल्स और रिकमेंडेशन, यानी रेफरल और रिकमेंडेशन के बेस पर फ्रॉम इनिशियल इन्फॉर्मेंट्स, जो इनिशियल इन्फॉर्मेंट्स है, ये इससे जो पहले आप मिले, इससे पहले मिले, ये हुआ इनिशियल इन्फॉर्मेंट्स या इनिशियल पार्टिसिपेंट्स। इससे रिफरल लिए इसका, इससे रिफरल लिए इसका, इससे रिफरल लिए इसका और इससे रिफरल लिए इसका, इसे कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। आई होप आप बात समझ गए होंगे क्लियरली। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, यानी कि सिस्टमैटिक सैंपलिंग इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ओके, एंड क्लस्टर सैंपलिंग इज द एग्जांपल ऑफ लार्ज एंड वाइडली डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन। डिस्पर्स्ड कहते हैं तितर बितर, वो आबादी जो बिल्कुल तितर बितर हो, तो अगर ऐसा हो तब हम उसको एक क्लस्टर में कर देते हैं, तब लेते हैं। अच्छा, कोटा सैंपलिंग इज द एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड स्नोबॉल सैंपलिंग इज इन्फॉर्मेंट्स। अगर यहां पर आता पार्टिसिपेंट तो भी आपको मानना था पार्टिसिपेंट्स, तो भी यही आंसर होता पार्टिसिपेंट्स, ठीक है ना। तो इस तरह से जो शब्द होते हैं उसको समझा कीजिए ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चंस को डील करने में, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चंस पे बात किया, हमने 81 से 85 क्वेश्चंस पे बात किया, क्योंकि हम 5 क्वेश्चंस को ही डील करते हैं एक वीडियो में, जो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 86 से लेकर के और 90 क्वेश्चंस तक, ठीक है। तो यही वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे और वहां से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि वहां से कौन कौन से पॉइंट जो है वो हम अपने खजाना में भर सकते हैं ताकि जो एग्जाम में हम उसका हेल्प मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।